डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कुलीग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान खटक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग। इससे पहले वीडियो में हमने बच्चे रिप्रोडक्शन और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल और उसके डिफरेंट कंपोनेंट हमने पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड और एसेसरी ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारे पास बच्चे 3 किस्म के मुख्तलिफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं। ये तीनों ग्लैंड्स एक्सोक्राइन इन नेचर होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये हर वो ग्लैंड जिनके लिए प्रॉपर डक्ट होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इनमें पहला है हमारे पास सेमिनल वेसिकल, सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा कॉपर्स ग्लैंड। फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल बच्चे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, 2 इन नंबर होते हैं और 2 इंचेस लॉन्ग, 1 इंच इन डायमीटर। और उसके अलावा ये पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर होते हैं। अगर हम डायग्राम की तरफ जाए बच्चे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में रेड कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। और उसके ऊपर यानी आप देख सकते हैं बच्चे हर टिस्टी से वाज़ा डिफरेंस आ करके यहाँ पर यूनाइट होते हैं। जिस जगह पर वाज़ा डिफरेंस यूनाइट होते हैं वहाँ पर सेमिनल वेसिकल भी उसके साथ जॉइन करके एक और कंबाइंड डक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। तो ये सेमिनल वेसिकल अपने सिक्रीशन एजाकुलेटरी डक्ट में सिक्रीट करते हैं और उसके अलावा ये जो सिक्रीट करते हैं वो अल्कलाइन फ्लूइड होती हैं। इस अल्कलाइन फ्लूइड के अंदर मंदरजा चीज़ें होती है जिनमें पहला है हमारे पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को बतौर खुराक इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जिसका दूसरा नाम है विटामिन सी, ये स्पर्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आती है। इसके अलावा एक और एंजाइम्स होती है जिसको बोलते हैं वेसिकुलेज एंजाइम या को एग्लोटिंग एंजाइम या को यानी ये एंजाइम को एग्लूटिनेशन में मदद देती है। को एग्लूटिनेशन क्या होती है? लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में और जेल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं को एग्लूटिनेशन। यहाँ पर वेसिकुलेज का फंक्शन ये है कि वो जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव फ्लूइड बनती हैं, जो जर्मिनल फ्लूइड बनती हैं जिसको हम सीमन का नाम भी इस्तेमाल करते हैं, उसी रिप्रोडक्टिव फ्लूइड को, उसी सीमन को वो गाढ़ा बनाती हैं ताकि ये सीमन, ये रिप्रोडक्टिव फ्लूइड यूट्रस से या विजाइना से बाहर ज़ाया न हो जाए। तो उसके लिए वेसिकुलेज का काम ये उसका काम होता है। उसके बाद अगला है हमारे पास प्रोस्टोग्लैंडिन। ये भी एक केमिकल होती है। इसके अंदर उसका काम है यानी एक केमिकल डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस प्लग। जब कपुलेशन के दौरान, सेक्सुअल मीटिंग के दौरान पेनस के थ्रू विजाइना में सीमन को डिलीवर किया जाता है तो इस दौरान यूट्रस का सर्विक्स बंद होता है बाय मीन्स ऑफ प्लग ऑफ म्यूकस। तो उसी म्यूकस की प्लग की विस्कोसिटी को, इस म्यूकस को पतला बनाने के लिए वेसिकुलेज का प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम लिया जाता है। जो यानी इसका मतलब ये है कि ये सर्विक्स को ओपन करता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन का काम ये भी है कि ये स्पर्म की मोबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और आल्सो डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर मौजूद यूरिन की वजह से जो एसिडिटी होती है, यूरिन को की एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर देती है। तो सेकंड वन है बच्चे हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर भी आप लोग बच्चे देख सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल एक तादाद में होता है और उसके अलावा वॉलनट इन साइज होता है, वॉलनट साइज के बराबर होता है। इसके अलावा सराउंडेड द यूरेथ्रा नियर द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसके बाद जिधर इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा आपस में कंबाइन होते हैं, उसके कंबाइन होने के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड ही पाए जाते हैं। और ये ब्लैक कलर में जो आपको बच्चे नजर आ रहा है ये है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है मिल्की कलर एसिडिक फ्लूइड जिसके अंदर पाए जाते हैं हियालुरोनाइडेज एंजाइम्स।
ये हियालुरोनाइडेज एंजाइम यूट्रस के अंदर या स्पर्म के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा हियालुरोनाइडेज का एक और फंक्शन ये भी है कि ये एक की आउटर मेम्ब्रेन की को परमिएबल बनाती है, उसको डाइजेस्ट करके उसके अंदर सुराखें पैदा कर लेती हैं। हियालुरोनाइडेज यहाँ पर भी पाया जाता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड खारिज करते हैं। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर में भी हियालुरोनाइडेज एंजाइम होता है। तो थोड़ा सा हियालुरोनाइडेज एंजाइम्स प्रोस्टेट ग्लैंड खारिज करता है और ज़्यादा मकदार में हियालुरोनाइडेज एंजाइम्स स्पर्म के अंदर स्पर्म के क्रोमोसोम में पाया जाता है, जो कि दोनों का काम है एक की मेम्ब्रेन को यानी ओवा की मेम्ब्रेन ओवम की मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाना है। इसके अलावा बच्चे कैल्शियम आयन होता है, कैल्शियम परमिएबिलिटी के लिए कैल्शियम गेट और पोटाशियम गेट का नाम आप लोगों ने मसल के चैप्टर में पढ़ा होगा, उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा फ्रक्टोज बतौर सोर्स ऑफ न्यूट्रेंट इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा सिट्रिक एसिड भी बतौर सोर्स ऑफ न्यूट्रेंट इस्तेमाल करती हैं एंड सम अदर केमिकल दूसरे एंजाइम्स और विटामिन भी पाए जाते हैं जो कि अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हेल्प टू प्रोटेक्ट and provide medium for ejaculation and also prevent the flow of seminal fluid. Also prevent the flow of seminal fluid and the urine at the same time by smooth muscle contraction. आप देखते हैं बच्चे जब भी रिप्रोडक्शन के दौरान, जब भी कपुलेशन के दौरान या एजाकुलेशन होती है तो आप देख सकते हैं एक साथ यूरिन और सीमन खारिज नहीं होते, क्योंकि सीमन के लिए यूरिन टॉक्सिक होती है। तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन का फंक्शन ये होता है कि ये सेमिनल फ्लूइड जो खारिज होती हैं ये इस प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके साथ साथ जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको कंट्रैक्ट करते हैं, जिसके बिना पर यूरेथ्रा को ब्लॉक कर देते हैं। दैट कम यानी यूरिनरी ब्लैडर से आगे जो यूरेथ्रा होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं और एजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए जो रास्ता होता है उसको ओपन करते हैं ताकि यूरिन सीमन में कभी शामिल ना हो जाए। तो वो क्या कर लेते हैं, स्पर्म के लिए टॉक्सिक होती हैं, स्पर्म को किल कर देती हैं। तो ये हो गया बच्चे प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन। तीसरे नंबर पर है हमारे पास काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी उसका नाम है। ये 2n नंबर होते हैं, पी शेप के होते हैं, लोकेटेड आफ्टर prostate gland secrete oily and alkaline mucus in the urethra that drain and lubricate and neutralize the acidity of the यूरिन इन यूरेथ्रा। जैसा कि बच्चे आप लोग देख सकते हैं ये दो जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। दोनों ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, ये म्यूकस इसी यूरेथ्रा को लुब्रिकेट भी करती हैं और इसके साथ साथ बच्चे यहाँ पर आपको मैं ये बताऊं कि साथ में मौजूद यूरिन की एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज कर लेती हैं। और उसके साथ साथ जो एक और काम मैंने यहाँ पर आपको बता दिया वो ये था बच्चे कि ये ड्रेन करता है। अगर यहाँ पर सीमन आ रहा है यानी यूरेथ्रा में सीमन आ रहा है उससे पहले कहीं यूरिन का कोई कतरा मौजूद है तो उसी कतरे की एसिडिटी को यूरिया को डिग्रेड करके सीमन के लिए रास्ता हमवार कर देती हैं, साफ कर देती हैं, ताकि यानी ये जब रास्ता यूरेथ्रा का क्लियर हो जाता है तो सीमन आसानी से एजाकुलेट हो जाते हैं वेजाइना में, दैट एबल टू फर्टिलाइज दी एग और ओवम टू फॉर्म आ ज़ायगोट। तो ये था बच्चे 3 मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम हार्मोन्स जो कि रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड हैं। उसके बाद बच्चे हम जनरल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सीमन क्या होती है? सीमन बेसिकली इन तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन प्लस स्पर्म की कॉम्बिनेशन को हम बच्चे बोलते हैं सीमन। सीमन के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होती है सीमिनल फ्लूइड, इसके लिए एजाकुलेट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कम या क्यूम बाज लोग बोलते हैं तो ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो सीमन क्या है बच्चे? मिल्क टाइप का फ्लूइड होता है, स्टेकी इन नेचर होता है
और उसके अंदर स्पर्म और 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जिसमें शामिल हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन प्लस स्पर्म की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीमन। एडल्ट हेल्थी मैन में जो सीमन होते हैं उसके अंदर 20 to 150 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर, यानी अगर 1 मिलीलीटर सीमन लिया जाए, 1 मिलीलीटर सीमन लिया जाए तो उसी 1 मिलीलीटर सीमन के अंदर 20 यानी 20 से लेकर 150 मिलियन स्पर्म मौजूद होते हैं। इसी के अलावा बच्चे अगर हम यानी इसको भी हम जान सकते हैं कि मेल में एक इजाकुलेशन के दौरान सीमन के अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म मौजूद होते हैं पर इजाकुलेशन। एक इजाकुलेशन में जितने सीमन खारिज होते हैं उन सीमन में स्पर्म की तादाद 200 to 300 मिलियन पाई जाती है। इसके अलावा बच्चे इन ह्यूमन मेल एवरेज सीमन सिक्रीशन इज अबाउट 2 to 5 मिलीलीटर पर इजाकुलेशन, यानी अगर एवरेज सीमन सिक्रीशन हम देखा जाए तो एक सिक्रीशन के अंदर 2 से लेकर 5 मिलीलीटर सीमन खारिज होते हैं। इस बात को बच्चे हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। ह्यूमन मेल में एक सिक्रीशन पर 2 to 5 मिलीलीटर सीमन खारिज होते हैं। इस 2 to 5 मिलीलीटर सीमन में 200 to 300 मिलीलीटर स्पर्म पाए जाते हैं और इसी 2 to 5 मिलीलीटर स्पर्म में अगर हम 1 मिलीलीटर सीमन ले तो उसी 1 मिलीलीटर सीमन के अंदर 20 to 150 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। तो ये था बच्चे सीमन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो आपको मैंने बताया। आगे हम जाते हैं कंपोजिशन ऑफ सीमन, जो ऊपर मैंने बताया, लेकिन हम अभी ये पढ़ते हैं कि कौन सा ग्लैंड कितने अमाउंट का फ्लूइड सीमन में शामिल करता है। बच्चे हमने ये पढ़ा कि कंपोजिशन ऑफ सीमन में 3 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो अपने अपने सिक्रीशन उसमें डाल देते हैं। पहला हम पढ़ते हैं सेमिनल वेसिकल फ्लूइड कितना होता है सीमन के अंदर। एवरेज टोटल सीमन वॉल्यूम में तकरीबन 60 से लेकर 70% सेमिनल वेसिकल अपना फ्लूइड डालता है, यानी 60 से लेकर 70% फ्लूइड सेमिनल वेसिकल का होता है टोटल सीमन वॉल्यूम में। प्रोस्टेट ग्लैंड सीमन वॉल्यूम में तकरीबन 20 to 30% अपना सिक्रीशन डालता है। काउपर्स ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो 5% होता है। कभी कभार कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि लेस देन 5%। तो इन हाउ टोटल सीमन वॉल्यूम में इतने कंसंट्रेशन के ये 3 ग्लैंड अपना अपना हिस्सा जो है वो अपना फ्लूइड जो है वो इसमें डाल लेते हैं। ये जो सीमन होता है ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है और इसकी pH 7.2 to 7.6 होता है। ये था बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो आपको मैंने बता दिए। अब थोड़ा सा हम आपको लेके जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मुख्तलिफ नेट पे या दूसरे किताबों में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर मैं भी आपको बताता हूँ, आप लोग भी ज़रा गौर करें बच्चे। स्पर्म के बेसिकली बच्चे टोटल होते हैं 5 पार्ट। पहले को हम बोलते हैं एक्रोसोम, दूसरे को हम बोलते हैं हेड, तीसरे को हम बोलते हैं नेक, चौथे को हम बोलते हैं मेड पीस और आखिरी वाला 5th वन टेल। 1 by 1 बच्चे हम शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास एक्रोसोम। एक्रोसोम ये स्पर्म का सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है जो आमतौर पर नुकीला पार्ट होता है। इस एक्रोसोम के अंदर केमिकल होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, उसी एंजाइम्स का नाम है हियालुरोनाइडेज एंजाइम। जिस तरह के बच्चे आपको मैंने पहले भी बता दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड जो हियालुरोनाइडेज एंजाइम्स खारिज करते हैं वही वाले एंजाइम्स यहाँ पर भी पाए जाते हैं और इसका काम ये है कि जब एग स्पर्म के साथ फ्यूज होती हैं तो ये एक्रोसोम इसी हियालुरोनाइडेज एंजाइम्स को खारिज करके इसी एग के मेम्ब्रेन को परमिएबल बना लेते हैं ताकि स्पर्म अपना न्यूक्लियस उसके अंदर डाल सके। तो ये था बच्चे एक्रोसोम के बारे में। उसके बाद है हमारे पास सेकंड वन
जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द स्पर्म। हेड ऑफ द स्पर्म तकरीबन ओवल इन शेप होता है। इस हेड के अंदर न्यूक्लियस होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोन्यूक्लियस। अब बच्चे क्वेश्चन ये है प्रोन्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या फर्क है। आमतौर पर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। याद रखें बच्चे, प्रोन्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस को बोला जाता है और न्यूक्लियस का लफ्ज ये कंप्लीट न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ये उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हेड के अंदर गाल्जी बॉडीज होती हैं और उसके अलावा जो तीसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं नेक। जो ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इस नेक के अंदर 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। एक सेंट्रियोल शॉर्ट इन साइज होता है, दूसरा सेंट्रियोल लॉन्ग इन साइज होता है। जो लॉन्ग सेंट्रियोल होता है वो स्टार्ट फ्रॉम नेक रीजन अप टू द टेल रीजन पाया जाता है। यानी इस लॉन्ग सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है वो हम टेल में पढ़ेंगे। तो चौथे नंबर पर है हमारे पास मेड पीस। मेड पीस नेक के नीचे जो हिस्सा होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, ब्लैक कलर में बच्चा आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर जो सेंट्रियोल लॉन्ग सेंट्रियोल होता है उसके इर्द गिर्द माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती हैं जो कि एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प कर देती हैं एंजाइम्स के लिए। इसके अलावा बच्चे टेल लास्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म होता है। आमतौर पर मोटाइल इन नेचर होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी या ये जो मोटिलिटी होती है ये बच्चे लॉन्ग सेंट्रियोल की वजह से होती है। इसी सेंट्रियोल की मदद से स्पर्म हरकत में आता है, हरकत करता है टूवर्ड्स द एग और एग को फर्टिलाइज करता है। तो इस लॉन्ग सेंट्रियोल को हम बच्चे एक्सोनेम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के आप लोगों ने सेलिया या फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। उसके अलावा इसके लिए हम एक और लफ्ज़ एक्सियल फिलामेंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये था बच्चे स्पर्म का जनरल स्ट्रक्चर जो आपको मैंने बता दिया और उसके फंक्शन। अब हम बच्चे आखिरी पॉइंट की तरफ जाते हैं। इजैकुलेशन किसे कहते हैं? डिस्चार्ज ऑफ सीमन फ्रॉम द मेल बॉडी। मेल के जिस्म से सीमन के अखराज आइदर डायरेक्ट इनटू द एनवायरनमेंट और इनटू द विजाइना और यूट्रस ऑफ फीमेल, दोनों सूरतों में बच्चे हम डिस्चार्ज ऑफ सीमन को इजैकुलेशन बोलते हैं। आखिरी पॉइंट है बच्चे कपुलेशन। कपुलेशन मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल इन ऑर्डर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सच फिनोमेना इज नोन एज कपुलेशन। तो ये था बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और उनके फंक्शन और सीमन की कंपोजिशन, और सीमन कंपोजिशन के बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजी और साथ में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी पढ़ लिया। अगर आपको बच्चों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें वीडियो को, और मज़ीद इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल बायोलॉजी सुपर किंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।